रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमोली बस में बैठकर अपने कॉलेज जा रही होती है और तभी वो अपने बैग से आम पापड़ निकालकर खाने लगती है और चटकारे लेते हुए बोलती है, वाह क्या स्वाद है इसका। मतलब सारी दुनिया एक तरफ, मेरा आम पापड़ एक तरफ। अगर आम पापड़ नाम का कोई लड़का होना, हाय मैं तो भाग के शादी कर लूं उससे। कुछ ही देर में वो अपने कॉलेज जाती है जहाँ उसकी दोस्त निवी काफी देर से उसका वेट कर रही थी। उसे देखकर निवी बोलती है, आ गई महारानी। अरे कब से तेरा वेट कर रही हूँ यार, हद होती है। रोज लेट आती है तू, करती क्या है? यार मैं रोज आम पापड़ खाते खाते उसके स्वाद में इतना खो जाती हूँ कि 2-3 स्टॉप आगे पहुँच जाती हूँ। फिर वहाँ से वापस आते हुए मुझे टाइम लग जाता है। तू जो ये आम पापड़ खाती रहती है ना, तेरी नसों में खून की जगह आम का जूस दौड़ने लगेगा एक दिन। ऐसे ही बातें करते करते दोनों सहेलियां क्लास में जाती है और शाम को घर वापस आ जाती है। अमोली घर जाकर फ्रेश होती है और घर के कामों में अपनी माँ रेखा की मदद करती है। जिसके बाद रात को अपनी माँ के साथ बैठकर वो खाना खा रही होती है और तभी अमोली बोलती है, माँ ये कैसी दाल बनाई है आपने? अरे जरा सा भी स्वाद नहीं है इसमें। तो बेटा कल तो खुद खाना बना लेना, अपने आप स्वाद आएगा, खाने का भी और बनाने का भी। माँ जरा जरा से बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो? अभी देखो आप, मैं कैसे इस बोरिंग सी दाल को ना मस्त बना दूंगी। इतना कहकर अमोली जल्दी से जाकर अपने बैग से आम पापड़ लेकर आती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दाल चावल में मिला लेती है। जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से खाने लगती है और ये सब देखकर रेखा उससे बोलती है, अरे क्यों खाने को टट्टी बना रही है? ऐसे कौन खाता है? मुझे उल्टी आने को हो रही है। माँ अगर आपको उल्टी आ रही है तो आप सीधी कर लो ना, लेकिन मुझे खाने का मजा लेने दो। लो माँ तुम भी ट्राई करो। हट परे, अपना ये घोच पोच तू ही खा। इतना कहकर रेखा अपनी खाने की प्लेट लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अमोली का आम पापड़ से लगाव बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त नीवी के साथ मेकअप शॉप पर लिपस्टिक खरीद रही होती है। तभी अमोली दुकानदार से बोलती है, अरे भैया कोई मैंगो फ्लेवर वाली लिपस्टिक नहीं है क्या? ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट मुझे पसंद नहीं है। अरे बस कर यार, अब मेकअप में भी तुझे आम पापड़ चाहिए क्या? अरे यार मेरा बस चले ना तो मैं तो आम पापड़ का फेस पैक, आम पापड़ की लिप बाम, आम पापड़ का ब्लशर बनाकर अपने चेहरे पर लगा लूं। खैर छोड़, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मैं बाहर घूम कर आती हूँ, तो शॉपिंग कर ले। इतना कहकर अमोली दुकान से बाहर चली जाती है और वो देखती है कि एक आइसक्रीम वाला किसी भी फ्लेवर जैसे कोका कोला, फ्रूट्स, कैंडी आदि जैसी चीजों से आइसक्रीम बनाकर बेच रहा है। अमोली जल्दी से उसके पास जाती है और उससे बोलती है, भैया क्या आप मेरे आम पापड़ की भी आइसक्रीम बना सकते हैं? जरूर मैडम, लाइए मैं अभी बना देता हूँ। अमोली जल्दी से अपने बैग से खट्टा और मीठा दोनों तरह का आम पापड़ निकालकर आइसक्रीम वाले को दे देती है। जिसके बाद वो फटाफट से आइसक्रीम बनाकर अमोली को वापस करता है और वो मजे से खाने लगती है। तभी वहाँ निवी आकर उससे बोलती है, ओए पागल, तू यहाँ आइसक्रीम के मजे ले रही है और वहाँ मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही हूँ। यार मैं यहाँ आम पापड़ की आइसक्रीम के मजे ले रही हूँ। ये जो तेरा मजा है ना, एक दिन सजा बन जाना है तेरे लिए, देख लियो। इतना कहकर दोनों वहाँ से घर आ जाती हैं। ऐसे ही एक शाम अमोली बस स्टैंड पर खड़ी बस का वेट कर रही थी कि तभी जोर से बारिश होने लगती है और अमोली खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। तभी उसके सर पर कोई छतरी से छांव करता है और बोलता है, डोंट वरी अमोली जी, मेरे होते हुए आप भीगेंगी नहीं। थैंक यू। पर आप कौन? जी आपके चाहने वाले। जी मेरे चाहने वाले? जी हाँ बिल्कुल, जैसे आप आम पापड़ को चाहती हैं, मैं आपको चाहता हूँ। आपको कैसे पता कि मुझे आम पापड़ पसंद है? क्योंकि जिस बस में आप रोज बैठकर कॉलेज जाती हैं, मैं भी रोज उसी बस में आपके पीछे वाली सीट पर बैठकर जाता हूँ। ओ अच्छा, जब इतना कुछ बता ही दिया है तो अपना नाम भी बता दो। मेरा नाम सुजल है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ ही देर में बारिश भी बंद हो जाती है। जिसके बाद दोनों कॉलेज जाते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं
थोड़े समय बाद दोनों अपने परिवार वालों को सब बता के रिश्ते की बात करते हैं, जिसके बाद आपसी रजामंदी से दोनों के घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद अमोली का आम पापड़ के लिए क्रेज खत्म नहीं होता और वो घर का काम खत्म करके अपने कमरे में बैठकर आराम से आम पापड़ खाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास विमला उसके कमरे में जाकर बोलती है, अरे बहू, तू सारा दिन अपने कमरे में पड़ी पड़ी करती क्या है, मुझे भी बता। कुछ भी तो नहीं माँ जी। वैसे आप यहाँ तक क्यों आई? मुझे आवाज दे दी होती, मैं आ जाती। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं। ये बता क्या खा रही है? माँ जी, ये आम पापड़ है, आप खाएंगी? अमोली अपनी सास को आम पापड़ खाने के लिए देती है। विमला जैसे ही आम पापड़ खाती है उसे वो चिपचिपा और बहुत ज्यादा खट्टा लगता है, जिसके बाद वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, अरे हाय, ये क्या था गंदा सा, मेरे दांतों में ही चिपक गया। क्या हुआ माँ जी, आपको पसंद नहीं आया? अरे हाय, अरे क्या खाक पसंद आएगा मुझे, दुनिया भर का खट्टा है इतना, जाके कूड़ेदान में डाल दे। नहीं माँ जी, आपका मन नहीं है तो बिल्कुल मत खाओ, लेकिन इसे कूड़ेदान में मत फेंको। देख बहू, मैं कह देती हूँ, ये सब खाना तुझे एक दिन नुकसान देगा, इसीलिए ये सब खाना छोड़ दे, नहीं तो तेरा पेट खराब हो जाएगा और तेरी रात फिर बाथरूम में ही गुजरेगी। अरे माँ जी, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब तो अमोली का आम पापड़ के लिए प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो हर चीज में आम पापड़ मिलाकर खाने लगती है। एक रात जब सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी अमोली रोटी में आम पापड़ रखकर उसका रोल बनाकर खाने लगती है, जिसे देखकर उसकी सास विमला बोलती है, अरे तेरे दिमाग में आम पापड़ भरा है क्या, जब देखो तब खाती रहती है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अरे अगर आपके दांतों में ये चिपक जाता है तो इसका मतलब मैं भी न खाऊं? मुझे देख देख के जलते हैं आप दोनों। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं अमोली। अरे कभी कभार खाना समझ आता है, पर तुम तो सोते जागते उठते बैठते हर जगह यही चाहिए तुम्हें तो। आज तू इसे खा रही है और एक दिन ये तुझे खा जाएगा। पैर धमकाती हुई अमोली वहाँ से चली जाती है, पर अपनी आदत से बाज नहीं आती। सबके लाख समझाने पर भी वो नहीं मानती और अपना आम पापड़ खाना जारी रखती है। ऐसे ही एक रात वो सुजल के साथ अपने कमरे में सो रही थी और रात के 2 बजे अचानक उसकी आंख खुलती है और उसका आम पापड़ खाने का मन करता है, जिसके बाद वो फटाफट से पास में रखे डब्बे को उठाती है और रॉकिंग चेयर पर बैठकर आम पापड़ खाने लगती है। खाते खाते उसकी आंख लग जाती है और आम पापड़ उसके हाथों में लगा रह जाता है और डब्बा भी खुला होता है, जिसके बाद खाने की खुशबू से बहुत सारी चींटियां अमोली की तरफ आती हैं और उसके हाथों और बदन पर चढ़कर काटने लगती है। पहले तो वो नींद में उसे मच्छर समझकर इग्नोर करती है, पर जब उसके बदन पर जलन बढ़ने लगती है तो वो जल्दी से उठकर कमरे की लाइट जलाती है और जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, बचाओ बचाओ बचाओ, ये चींटियां मुझे काट रही है। सुजल सुजल जल्दी उठो। सुजल जैसे ही उठकर अमोली के पास जाता है तो उसकी हालत देखकर पानी की बाल्टी उसके ऊपर डाल देता है। तभी उसकी नजर आम पापड़ के खुले हुए डब्बे पर जाती है, जिस पर अभी भी चींटियां मंडरा रही होती है। शोर की आवाज सुनकर विमला भी उनके कमरे में आती है और सुजल अपनी माँ को पूरी बात बताता है, जिसके बाद वो हंसते हुए अमोली से बोलती है, क्यों बहू, और आम पापड़ दूं तुझे खाने के लिए? कहा था ना तुझे कि एक दिन ये आम पापड़ तुझे ही खा जाएगा। अब अपनी हालत देख, कैसे उबला हुआ आलू लग रही है, वो भी लाल लाल। अमोली ये क्या हरकतें हैं? तुम खाते खाते ही सो गई यार, इतना भी क्या पागलपन। आज कुछ हो जाता तुम्हें तो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, और सुजल जी आप भी। आम पापड़ खाने की लत ने आज मेरी ये हालत कर दी। अब मैं कभी भी इसे नहीं खाऊंगी, पक्का। इस हादसे के बाद अमोली आम पापड़ खाना तो छोड़ ही देती है, साथ ही बाकी की चीजों के स्वाद लेना भी शुरू कर देती है। शिल्पा अपनी सास अनुराधा से चाय में चीनी डालने के लिए रसोई की चाबी मांगती है। तभी उसकी सास बोलती है, जितनी चीनी डाली है ना उतनी बहुत है, और चाहिए तो पहले पैसे दे, फिर चीनी मिलेगी।
माँ जी हद ही हो गई। अरे इतना कमा कर कहाँ जाओगी? सब कुछ यहीं रह जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। बहू, मैंने तुझे पटर पटर जुबान चलाने को नहीं कहा। चीनी चाहिए तो पैसे दे, वरना फीकी चाय पी। माँ जी हम तो आपके घर का हिस्सा है ना, और घर के लोगों से पैसे कौन लेता है? दे दो ना चीनी, चाय ठंडी हो रही है। नहीं मतलब नहीं, पहले पैसा फिर सामान। ये लीजिए पैसे, और भगवान के लिए अब चीनी दे दीजिए, वरना मुझे आइस टी पीनी पड़ेगी। अपनी बहू से 10 रुपए लेने के बाद अनुराधा रसोई का ताला खोलकर अंदर जाती है और चीनी के डब्बे से 2 चम्मच चीनी लेकर अपनी बहू को देती है, जिसके बाद वो दोबारा से रसोई का ताला लगा देती है। तभी शिल्पा मन में बोलती है, हे भगवान, ये कैसी सास दी है तूने मुझे? 1000 कंजूस मरे होंगे तब जाकर मेरी सास पैदा हुई होगी। कहाँ फंस गई मैं? ससुराल कम और किराने की दुकान ज्यादा लगती है। हर काम के पैसे दो तब होगा। सोचते ही सोचते शिल्पा हॉल में आती है और बेचारी शिल्पा अपनी ठंडी चाय में चीनी डालकर पीने लगती है। अनुराधा अपने पति के जाने के बाद से अकेले घर संभालती थी, जिसके चलते उसे कंजूसी की आदत हो गई थी। वो घर की हर जरूरत की चीज पर ताला लगा कर रखती, जैसे कि रसोई का सामान, घर की अन्य जरूरतों का सामान, सब पर वो ताला लगाए रखती। साथ ही चाबियों का गुच्छा हमेशा अपनी कमर में दबाए घूमती रहती, और जब घर में किसी को किसी चीज की जरूरत होती तो वो पहले अपने घर वालों से पैसे लेती और फिर उन्हें सामान देती। ऐसे ही एक दिन शिल्पा कपड़े धो रही होती है, तभी वो देखती है कि कपड़े धोने का साबुन खत्म हो गया है, जिसके लिए वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी कहाँ हैं आप? अरे क्यों चिल्ला रही है? यही तो हूँ मैं। माँ जी वो कपड़े धोने का साबुन खत्म हो गया था, जरा निकाल कर दे दीजिए। अच्छा ला फिर 20 रुपए दे, मैं तुझे साबुन दे देती हूँ। माँ जी इसमें आपके भी तो कपड़े हैं, फिर क्यों पैसे मांग रही हो? तो एक काम कर, मेरे कपड़े बस पानी में से निकाल कर सुखा दे, मैं बिना साबुन के धुले कपड़े भी पहन लूंगी। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? एक तो आपके कपड़ों में से पसीने की इतनी गंदी बदबू आती है ना कि बंदा कोमा से बाहर आ जाए, ऊपर से आप कह रही है कि उसे सिर्फ पानी में से निकाल दूं। छी! अरे करमजली, कपड़े मेरे, पसीना मेरा, बदबू भी मेरी, इसमें तेरा कुछ नहीं है। साबुन चाहिए तो पैसे दे, वरना मुझे और भी काम है। शिल्पा अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे पैसों में से 20 रुपए निकालती है और अनुराधा को देती है, जिसके बाद वो उसे कपड़े धोने का एक साबुन निकाल कर दे देती है और शिल्पा वापस से कपड़े धोने चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और शिल्पा अपनी सास को समझा समझा कर परेशान हो जाती है, पर अनुराधा की कंजूसी करने की आदतें नहीं जाती। ऐसे ही एक शाम जब कमल ऑफिस से घर आता है तो शिल्पा उसके लिए खाना परोसकर कमरे में चले जाती है। कमल एक निवाला खाना खाने के बाद शिल्पा से बोलता है, यार शिल्पा, इसमें नमक बहुत कम है, थोड़ा नमक ले आओ ना रसोई से। अच्छा तो पैसे दो फिर। यार मैंने तुम्हें नमक रसोई से लाने को कहा है, दुकान से नहीं। अरे तुम्हारी माँ जी ने घर में ही दुकान जो खोल रखी है वही बहुत है दुकानदारी करने के लिए, और किसी की जरूरत ही नहीं है। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि माँ को भी बात बात पर हर चीज के पैसे मांगने की आदत है। पता नहीं उनकी एक कंजूसी की आदत कब जाएगी। तुम खुद तो चले जाते हो, मुझसे पूछो मेरा क्या हाल होता है। ऐसा लगता है किसी जर्नल स्टोर में काम कर रही हूँ। पैसा दो, सामान लो, हद कर रखी है तुम्हारी माँ ने सच में। अरे तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो, मुझे तो डर है कहीं बाथरूम जाने के भी पैसे न ले लगे माँ जी। अरे नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और बेचारी शिल्पा हर सामान को बहुत ही संभाल संभाल कर इस्तेमाल करने लगती है ताकि वो जल्दी खत्म ना हो। ऐसे ही एक दिन शिल्पा की ननद कुहू घर आती है। अनुराधा और शिल्पा खुशी खुशी उसका स्वागत करती है। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी शिल्पा सबके लिए चाय बनाकर लाती है और टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर कुहू बोलती है, अरे अरे भाभी, ये क्या है? आप खाली चाय ले आई, अरे कम से कम नमकीन बिस्किट तो ले आती। माँ जी दीदी कुछ कह रही हैं, जवाब दीजिए। बता कुहू, कौन सी नमकीन खानी है? अभी मंगवाती हूँ शिल्पा से। ओ तेरी, आज अपनी बेटी से पैसे नहीं मांगेगी क्या? हमसे तो हर चीज पे पैसे वसूलती। भाभी मुझे आलू भुजिया और खट्टी मीठी नमकीन चाहिए, दोनों ले आओ। अच्छा तो चल 35 रुपए दे दे, तुझे ये सब मिल जाएगा। क्या माँ,
35 रुपए, पर क्यों? देख कुहू, तुझे पता है नाम है मेरा अनुराधा, काम में न आने दो कोई बाधा। यहाँ तुझे जो भी खाना है पीना है उसके पैसे देने होंगे। कुल मिलाकर तेरे 40 रुपए बन रहे हैं, पर फिर भी मेरी तरफ से तुझे 5 रुपए का डिस्काउंट। तू भी क्या याद रखेगी? अपनी माँ की बात सुनकर कुहू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बेचारी चुपचाप चाय का कप उठाकर पी लेती है। और शिल्पा ये सब देखकर मन ही मन में सोचती है, अरे कैसी माँ है, कम से कम अपनी बेटी पे तो रहम खाती। हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहा है तो मुझसे। इतनी कंजूस सास, घर वालों से भी पैसे लेती है, पता नहीं कितना मालामाल बनेगी ये। ऐसे ही वक्त और गुजरता है। दिन पर दिन अनुराधा का कंजूसी करना बढ़ता ही जा रहा था और अब उसकी इस आदत से घर के सब लोग बहुत परेशान थे। एक दिन अनुराधा मंदिर गई होती है और घर पर शिल्पा, कुहू और कमल तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कुहू बोलती है, भैया आप माँ को समझाते क्यों नहीं? ऐसे कब तक वो हमसे सब चीजों के पैसे लेती रहेंगी? नव्या अगली सुबह से अपनी सास को बेसिक एक्सरसाइज करवाना शुरू करती है और देखते ही देखते उसके आस पड़ोस की औरतें भी फिट रहने के लिए। और अगली सुबह अनुराधा शिल्पा को आवाज लगाती है और कहती है, अरे ओ बहू, जरा एक कप चाय बना दे। माँ जी, आपको चाय पीनी है तो आपको 10 रुपए देने होंगे। मैं फ्री की चाय नहीं बनाऊंगी। अरे दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा? ये सुबह सुबह क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं माँ जी, सच कह रही हूँ। अरे मुझसे नहीं होता ये फ्री का काम। अब तो मैं हर काम करने के पैसे लूंगी। अब आपकी मर्जी है, आपको चाय पीनी है तो पैसे दो, वरना जो मर्जी करो। काफी देर बहस करने के बाद अनुराधा शिल्पा को पैसे दे देती है, जिसके बाद वो उसके लिए चाय बना कर लाती है। ऐसे ही दोपहर के समय वो अपनी बेटी कुहू को आवाज लगाती है, कुहू, कुहू कहाँ है तू? हाँ माँ कहो, क्या हुआ? जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दे, मुझे पड़ोस की एक पार्टी में जाना है। कर दूंगी माँ, लेकिन मैं 50 रुपए लूंगी, तब करूंगी। ये क्या बेहुदा मजाक कर रही है? तू मेरे काम करने के पैसे लेगी? बिल्कुल लूंगी माँ, जैसे आप लेती हो। कुहू की बात सुनकर अनुराधा चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब शाम होती है तो कमल घर आता है और अपनी माँ को ऐसे सोफे पर उदास बैठा देखकर बोलता है, माँ क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। अरे माँ लाओ, मैं आपका सर दबा देता हूँ, फिर आप मुझे 100 रुपए दे देना। क्या 100 रुपए? जी हाँ माँ, 100 रुपए। अब देखिए, मैं भी तो थका हारा घर पर आया हूँ और फिर अब आपको अपनी सेवा भी करवानी है, तो इसमें मेरा भी तो फायदा होना चाहिए ना, इसलिए मैं आपका सर दबा देता हूँ, बदले में आप मुझे 100 रुपए दे देना। कमल की बात सुनकर अनुराधा बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब अनुराधा जब भी कोई काम किसी को कहती तो वो सब उससे पैसे मांगते, जिसके चलते अब वो ज्यादातर काम खुद करती। ऐसे ही एक रात सब डिनर कर रहे होते हैं, तभी अनुराधा बोलती है, शिल्पा बहू, जा नमक लेकर आजा रसोई में, सब्जी में बहुत कम नमक है। कुहू, जाओ तुम ले आओ। हाँ भाभी, ले आऊंगी, पर 10 रुपए देने पड़ेंगे आपको, मैं फ्री में काम नहीं करती। ओ अच्छा, सुनिए जी, आप ले आइए। यार मैं तो पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं तो 20 रुपए लूंगा नमक लाने के। हाय हाय, बेशर्मी की भी हद होती है। बात बात पर पैसे मांगते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? भगवान की दया से हमारे घर में सब कुछ है, घर, पैसा, कपड़ा, खाना, फिर भी तुम सबने इतनी भुखमरी क्यों मचा रखी है? माँ जी, आप भी तो हमेशा हर चीज के पैसे लेती है ना, तो बस अगर आप मालामाल हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते? वैसे भी खरबूजे को देख के ही खरबूजा रंग बदलता है, तो जैसी आप वैसे हम। शिल्पा की बात सुनकर अनुराधा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे कहती है, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, मेरी कंजूसी की आदत के चलते तुम सब भी ऐसे हो गए, पर मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि हम सब एक परिवार हैं, कोई किराने की दुकान थोड़ी। अब से मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। और ये ले बहू, सारे ताले खोल दे और जा सभी तालों को कचरे के डब्बे में डाला। अब अनुराधा किसी भी चीज में कोई कंजूसी नहीं करती, साथ ही साथ वो खुले हाथों से खर्चा करने लगती है, जिसके कारण एक बार फिर उसके परिवार में खुशहाली लौट आती है। रामा एक भोला भाला सा लड़का था। उसके इस भोलेपन से उसकी माँ देवकी हमेशा परेशान रहती, क्योंकि आज के समय में उसके जैसे लोगों का अक्सर सब लोग फायदा उठाते थे।
और रामा के भोलेपन का भी लोग बहुत फायदा उठाते थे। कभी कोई उससे घर का काम करवाता तो कभी कोई 4 लोगों में बैठकर उसका मजाक उड़ाता। इसीलिए इन सब चीजों से परेशान होकर वो अपने अनाड़ी बेटे की शादी एक तेज तर्रार नैना नाम की लड़की से करवा देती है, जिसके बाद नैना का गृह प्रवेश होता है और देवकी उससे बोलती है, बहू अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में कदम रख। माँ, यहाँ एक ही कलश क्यों रखा है? आपको मेरे लिए भी रखना चाहिए था ना। मैं भी तो शादी के बाद पहली बार घर आ रहा हूँ। अरे बेटा, गृह प्रवेश बहुओं का होता है, बेटे का नहीं। पर माँ, ये तो गलत है। या तो मुझे भी इसके पीछे का कारण बताओ, वरना मेरे लिए भी एक कलश रखो। ये सब देखकर नैना रामा को समझाते हुए बोलती है, रामा जी देखिए, लड़की माता का रूप होती है, ये तो आपको पता है ना। हाँ हाँ, मैं तो माता रानी के उपवास भी रखता हूँ। हाँ, वैसे ही बहू भी ससुराल में लक्ष्मी का रूप होती है, और जब वो अपने ससुराल में चावल से भरे कलश को गिराते हुए अंदर आती है तो इसका मतलब होता है कि वो घर में अपने साथ लक्ष्मी का वास ला रही है। अच्छा, ये बात है। ठीक है नैना जी, आप गिरा लो कलश। नैना के समझाने के बाद रामा उसको कलश गिराने देता है और नैना अपने ससुराल में अपने शुभ कदम रखती है। साथ ही उसकी समझदारी को देखकर देवकी उससे बोलती है, बहू आज तेरी समझदारी ने ये साबित कर दिया कि मेरे इस अनाड़ी बेटे के लिए तो एकदम सही लड़की है। माँ जी, रामा जी जैसे भी हैं है तो मेरे पति ना, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके हर सवाल का जवाब दूं। जुग जुग जियो मेरी बेटी, सच्ची साक्षात लक्ष्मी जी आई है मेरे घर बहू बनकर। नैना अपनी समझदारी से पहले ही दिन अपनी सास का दिल जीत लेती है, जिसके बाद वो पूरे घर की जिम्मेदारी निभाते हुए एक आदर्श बहू बनती है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ नैना ने कोई खुशखबरी नहीं दी थी, जिसके कारण देवकी उससे बोलती है, बहू अब तेरी और रामा की शादी को अच्छा खासा समय हो गया है, तो तुम दोनों अपने परिवार को आगे बढ़ाओ ताकि मुझे भी दादी बनने का सुख मिले। माँ जी, आप तो अपने बेटे को जानती है, जब जब मैं उनके पास जाती हूँ तो वो कहते हैं, नैना मुझे गुदगुदी हो रही है, इतने पास मत आया करो। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा, उस अनाड़ी से तो मैं बात करती हूँ, थोड़ा भोला है पर समझ जाएगा। शाम होने पर देवकी रामा को पास बुलाकर उससे बोलती है, रामा तेरी शादी को इतना वक्त हो गया है, तूने आगे का कुछ सोचा? आगे क्या सोचना है माँ? मैं रोज काम पर जाता तो हूँ ताकि अपने परिवार का ख्याल रख सकूँ। और कहीं भी जाना है क्या? अरे पागल, अब तेरी शादी हो गई है तो अपनी बीवी पर भी थोड़ा ध्यान दे, उसको कोई तोहफा ला कर दे या प्यार भरी बातें कर उसके साथ। मैं सबसे प्यार से ही तो बात करता हूँ माँ, और कैसे करूँ? अरे सबके साथ वाला प्यार अलग होता है और बीवी को देने वाला प्यार अलग होता है। क्या माँ, कितनी अजीब बातें कर रही हो। कभी बोलती हो प्यार से बात करो, फिर बोलती हो दूसरे वाला प्यार। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो जा रहा हूँ काम पर। रामा वहाँ से काम पर आ जाता है, लेकिन अपनी माँ की बातों को सोचता हुआ वो अपने साथी मुकुंद से बोलता है, मुकुंद भाई मेरी एक मदद करो। ये पत्नी को करने वाला प्यार और बाकियों को करने वाले प्यार में क्या अंतर है? अरे पत्नी से प्यार बंद कमरे में होता है, लेकिन बाकी सबसे थोड़ी बंद कमरे में प्यार करते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि बीवी को कैसे खुश करते हैं? बीवी को खुश करना है तो उसको तोहफा दो। अच्छा, तोहफे में क्या दूं? फूल दे दो यार। फूल कौन सा दूं, ये भी बता दो। अरे जाओ रे अनाड़ी, मेरा दिमाग न खाओ। मुकुंद रामा से परेशान होकर उसे वहाँ से भगा देता है। शाम को घर जाते हुए रास्ते में सब्जी की रेडी देखकर वहाँ खड़ी रेडी वाली से रामा बोलता है, अरे आपके पास कोई फूल है? मैंने यहाँ कोई बगीचा नहीं खोला हुआ, बस एक गोभी का फूल है, लेना है तो बोलो, सही भाव में दे देगी मैं। अच्छा, ये फूल देने से मेरी बीवी खुश हो जाएगी? अरे बीवी क्या, तेरी माँ भी खुश हो जाएगी। अब बता, देनी है कि नहीं? हाँ हाँ, बांध दो। रामा घर आकर अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ तुमने कहा था ना अपनी पत्नी के लिए तोहफा ला, मैं ले आया, अब तो वो खुश हो जाएगी। ठीक है माँ। हाँ हाँ जा, वो अपने कमरे में है, जाकर दे दे। रामा अपने कमरे में जाकर नैना को बुलाता है, जिसके बाद वो उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ रामा जी? आंखें बंद करो। लो कर ली, अब बताओ क्या हुआ? रामा नैना की आंखें बंद करते ही अपने हाथों में गोभी का फूल लेकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, अब आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है? गोभी का फूल? हाँ, तुमको पसंद आया? मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि पत्नियों को फूल पसंद है।
अरे रामा जी, आप एक नंबर के अनाड़ी हैं। वो गोभी के फूल की नहीं, गुलाब के फूल की बात कर रहे थे। अब आप गोभी का फूल ले ही आए हैं तो दे दीजिए, सब्जी बना देती हूँ। नैना को हंसते देखकर रामा का दिल दुखता है। उसने पहली बार अपनी पत्नी की खुशी का ध्यान रखते हुए उसके लिए कुछ किया और वो उसमें भी फेल हो गया। ये सोचते हुए वो अकेला बैठा खुद से बोलता है, रामा के बच्चे तू किसी काम का भी नहीं है। पहली बार भी लाया तो क्या फूल लाया? अरे भला ऐसे भी कोई करता है क्या? रामा को अकेला बैठा देखकर नैना उसके पास आकर बोलती है, सुनिए, आप अकेले क्यों बैठे हैं? अंदर चलिए, खाना खा लीजिए। नैना जी, आप मेरे से गुस्सा तो नहीं हो ना? क्योंकि मैं पहली बार आपके लिए लाया भी तो क्या, गोभी का फूल। मुझे नहीं पता था कि क्या देना चाहिए। एक दोस्त से पूछा था तो उसने बोल दिया फूल। अब फूल कौन सा देता ये भी नहीं बताया उसने, इसलिए मैं गोभी का ही ले आया। अरे रामा जी, कोई नहीं, लेकिन अब आपको आपका ये भोलापन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जमाना बड़ा चंट है, इसीलिए आपको भी थोड़ा चालाक बनना चाहिए। अच्छा तो आप मुझे सिखाइए ना। हाल फिलहाल के लिए आप अंदर चलिए, बाकी सब आपको मैं सिखा दूंगी। खाना खा लीजिए पहले। रामा और नैना अंदर आकर देवकी के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसके बाद नैना धीरे धीरे रामा को बहुत सी बातें सिखाती है, जैसे शादी के बाद एक आदमी के अपने परिवार के लिए और अपनी पत्नी के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो उसे सब समझाती है। और नैना की बदौलत रामा और उसका रिश्ता एक शादीशुदा जोड़े की तरह आगे बढ़ता है, जिसके कुछ समय बाद नैना अपनी माँ बनने की खबर अपनी सास को देते हुए बोलती है, सासू माँ, आपको पता है इस घर में जूनियर रामा आने वाला या फिर आने वाली है? अरे बहू, मुझसे ये एक रामा तो संभलता नहीं है और तू दूसरा ला रही है। एक मिनट, तेरे कहने का मतलब है कि तू माँ बनने वाली है? हाँ माँ जी, मैं माँ, आप दादी और रामा जी पापा बनने वाले हैं। सच्ची बहू, तूने ये खबर सुनाकर तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं सुकून से मर पाऊंगी। मेरे बेटे के भोलेपन के कारण तो मुझे लगा था कि कभी उसकी शादी ही नहीं होगी, लेकिन आज तूने ये साबित कर दिया कि एक सही औरत अनाड़ी आदमी को भी जिम्मेदार इंसान बना सकती है। माँ जी, रामा जी बहुत समझदार है, बस उनको कभी किसी ने ठीक से समझाया नहीं, वरना जो लोग उन्हें अनाड़ी बोलते हैं ना, वो उनको खुद अनाड़ी साबित कर सकते हैं। इतने में रामा घर आता है और नैना की माँ बनने की खबर पर उसको गोद में उठाते हुए बोलता है, ओ नैना जी, मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। नैना जी, अब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, इसलिए अब से मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूँगा ताकि हम अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दे सकें। अपने बेटे के मुंह से ऐसी जिम्मेदारी वाली बातें सुनकर देवकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बहू बेटे को गले लगा लेती है और पूरा परिवार एक नए मेहमान के आने की तैयारियां करने लगता है। राधा एक चालाक और बहुत ही तेज लड़की थी। वैसे तो वो सब काम बहुत ही अच्छे से कर लेती थी, पर उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसके माता पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता दिन रात सताती रहती थी। वक्त बीतता जाता है और उसकी शादी मुकेश नाम के लड़के से हो जाती है। उसकी सास करुणा एक बहुत ही सीधी साधी और अच्छी औरत थी। शादी के बाद उसके ससुराल का पहला दिन। अरे बहू, आज तेरा पहला दिन है रसोई में, तो खाने में कुछ मीठा बनाना। जी माँ जी, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी ना जिसे चक्कर आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। राधा थोड़ी देर बाद सभी के लिए खीर बना कर ले आती है, जो असल में उसने बाहर से ऑर्डर करके मंगवाई होती है। सब लोग एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खीर खाते हैं। तभी मुकेश बोलता है, अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। खुशबू तो आएगी ही, आज मेरी बहू ने पहली बार कुछ बनाया है। अरे बस बस माँ जी, और कितनी तारीफ करेंगी आप। अब लीजिए, जल्दी से चख के बताइए कि कैसी बनी है। वाह वाह, मजा ही आ गया खाकर। वक्त बीतता जाता है। इस तरह राधा सभी के दिलों पर खाने का जादू चला देती है और रोज कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाकर अपने घर वालों को खिला देती है और सभी लोग उसकी खूब वाहवाही करते हैं।
उसकी सास करुणा अपनी बहू के हाथों के बने खाने की तारीफ अपनी सहेलियों रीमा और सीमा में भी करती है, जिसके बाद वो दोनों उसके घर पर लंच पर आते हैं और राधा अपने आप को बचाने के लिए एक बार फिर से बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है और सभी को परोसती है। एक तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर से रोज की रोज ऑर्डर करके इनको खाना परोसते रहो। भगवान, मेरे तो दिमाग की दही हो गई है। अरे वाह, खुशबू सूंघ के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। अरे आंटी जी, फिर देरी कैसी? लीजिए, जल्दी से खाइए। अरे हाँ, ये तावली तावली रोटी ला दे, रुका कौन जाता, पेट में चूहे कूदे हैं। वो सभी लोग राधा का परोसा हुआ खाना चख कर उसकी स्वाद में खो जाते हैं। रे बहू, तू इतना अच्छा खाना क्यों कर बना ले है? कोई रेसिपी ले रही है के? जी नहीं आंटी जी, ऐसी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। वो तो मुझे हमेशा से खाना बनाने का काफी शौक था, तो बस इसीलिए। इस तरह रीना और सीमा खुशी खुशी खाना खाकर अपने घर चली जाती है। राधा अपने झूठ को छुपाने के लिए अपनी बाहर से खाना मंगाने की आदत को बरकरार रखती है, तो वहीं रीना अपनी बहू शांति और सीमा अपनी बहू मेघा को रोज ही खाने के लिए ताने देना शुरू कर देती हैं। इस तरह वो दोनों परेशान होकर राधा के हाथ का बना खाना खाने के लिए उसके घर आ जाती हैं और रसोई में जब राधा बाहर से मंगवाया हुआ खाना परोस रही होती है तो वो दोनों उनको देख लेती हैं और बोलती है, अरे वाह राधा रानी, तो ऐसे दिल जीत रही हो तुम हमारी सासू माँ का, बाहर से खाना मंगवाती हो। और देख भाई देख, और कैसे हमारी सासू माँ को ये चंटो माई बेवकूफ बना रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, पर सच बात तो ये है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी और अपने ससुराल वालों की इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ किया। अपनी ये ज़बान है ना, अब बंद कर दो और हमें ये बताओ कि ये खाना तुम कहाँ से मंगवाती हो, ताकि हम भी ऑर्डर कर कर मंगवाए और हमारी सास को खुश कर दे। लेकिन अगर आप भी सेम जगह से खाना ऑर्डर करेंगी तो सबको शक हो जाएगा। और तुम्हारी बात सुन ध्यान से, मैं बता और जल्दी से ना नंबर बता जहाँ से तू खाना ऑर्डर करती है। और हाँ, आज से ना ये हम तीनों का गैंग बन गया। इस तरह वो दोनों राधा को अपनी गैंग में जगह दे देती हैं और उसके आइडिया को खुद भी अपना लेती हैं। वक्त बीतता जाता है और अब घर में राशन की जगह सिर्फ और सिर्फ खाना ही आता है। सभी सासें अपनी अपनी बहुओं से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और अपनी अपनी सहेलियों को अपने घर में बुलाकर खाना खिलाती हैं। वक्त बीतता जाता है और तीनों को अपनी बहुओं पर शक होने लगता है। ऐसे ही एक दिन, अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? तीनों बहुओं के हाथ का खाना बिल्कुल एक जैसा है। तो तू कहना क्या चाहती है? तेरी बहू सिर्फ खाना बनाती है और हमारी बहुएं परोसती हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। करुणा कति सही कह रही है तू, दाल में जरूर कुछ काढ़ा है। अरे तू चिंता मत कर, मेरे पास एक तरकीब है। ऐसे ही वो तीनों अपनी अपनी बहुओं को रंगे हाथों पकड़ने के लिए करुणा एक आइडिया निकालती है और सभी को अपने घर पर बुला लेती है और राधा के हाथ का बना खाना खाने को कहती है। राधा हमेशा की तरह बाहर से खाना मंगवा लेती है और सभी को खाना परोस देती है। सीमा और रीना अपनी अपनी बहुओं को खाना चखने के लिए कहती हैं। तभी करुणा उनसे कहती है, तो बहुओं, कैसा लगा मेरी बहू के हाथ का खाना? तुम लोगों को ऐसा खाना बनाना आता ही नहीं है। अरे बस कीजिए आप अपनी बहू की तारीफें करना, हाँ नहीं तो। मुझे तो बस राधा के हाथों का खाना पसंद है। क्या टेस्ट है इसके हाथों में। और मम्मी जी, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है और ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्योंकि हम भी वहीं से खाना मंगाते हैं और जहाँ से ये राधा मंगवाती है। हे भगवान, ये क्या खिचड़ी पक गई सारी। हाय हाय। हाँ तो
तुम ही बता दो ना कि क्यों ना करे। तुम रोज रोज बाहर का खाना मंगवा कर ये कह देती हो कि खाना तुमने बनाया है। और बस रहने दो, और मेरे को है ना सारी बात पता है। और इस राधा को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। वो ये बाहर से खाना मंगवा के कह देती है कि खाना है ना मैंने बनाया है, और आप लोगों को पागल बना रही है, पागल। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ तुम सब के सब। मेरी बहू पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। अगर मेरी बहू के दिल में चोर था तो तुम कौन से कम हो? तुमने भी वही किया ना जो वो कर रही थी, तो इसमें किसी भी एक की गलती नहीं है, समझे तुम? और अब भलाई इसी में है कि सब शांति से अपने घर चले जाओ। सीमा और रीना अपनी अपनी बहुओं के साथ वहाँ से चली जाती है। साथ ही राधा को अपनी सास करुणा की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है। असल में तो मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था, इसीलिए मैं खाना बाहर से ऑर्डर करती थी ताकि आप मुझे घर से ना निकाल दें। कोई बात नहीं बहू, मैं गुस्सा इस बात से नहीं हूँ कि तुझे खाना बनाना नहीं आता था। अरे मैं ये पूछती हूँ कि तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं बेटा? वो मुझे लगा माँ जी कि सच जानने के बाद आप मेरा जीना दुर्भर कर देंगी और मुझे इस घर से निकाल देंगी। बस इसीलिए मैंने कभी आपसे कुछ भी नहीं कहा। चल कोई बात नहीं, अब मैंने तुझे माफ किया, पर याद रखना अब से बाहर का कोई खाना नहीं मंगाना। मैं तुझे खाना बनाना घर पर ही सिखाऊंगी और आगे से कभी मुझसे कोई बात मत छुपाना। इस तरह करुणा अपनी बहू को खाना बनाना सिखा देती है और देखते ही देखते राधा इतना ज्यादा टेस्टी खाना बनाना शुरू कर देती है कि जो भी उसके हाथ का बना खाना खाता बस उंगलियां ही चाटता रह जाता। साथ ही राधा को भी ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि किसी भी बात को छुपाने से नहीं बल्कि उसको बता देने से ही मुश्किल आसान हो जाती है। दिल्ली शहर में एक अद्विका नाम की लड़की अपनी माँ सुमन और पिता रमन के साथ रहती थी। वो हर काम में निपुण थी, लेकिन उसे चाय पीने का और उसके साथ शायरी करने का बहुत शौक था। इतना कि वो दिन में 10 से 12 बार चाय पी लेती थी, चाहे गर्मी हो या सर्दी। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इस सब से उसे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। तो वहीं वो उनकी एक बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर बिना बताए अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। वो कहते हैं ना, यूं तो बड़ा सख्त है मेरा दिल, मगर कमबख्त चाय पर फिसल जाता है। हाँ सही कहा, बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन ज्यादा चाय इज बैड फॉर हेल्थ। वो मोहब्बत ही क्या जो तकलीफ ना दे। अरे अब यहीं खड़े रहोगे या चलोगे भी? हाँ चलो चलो, फिर घर भी तो वापस जाना है। वो तीनों अच्छे से एंजॉय करके अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ अद्विका के माता पिता गुस्से से लाल होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। चुपचाप चली जाती हूँ, मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। आ गई महारानी। मम्मी आप? हाँ तूने क्या सोचा हम तुझे ऐसी जाने देंगे? सीधे सीधे बता, कहाँ गई थी तू? इश्क की दवा लेने गए थे हम और चाय पीकर वापस आ गए। क्या क्या बोल रही है तू? बस माँ, बैठ जाती हूँ वहाँ, चाय बन रही हो जहाँ। अरे भाग्यवान, तेरी लड़की चाय पीने गई थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर अद्विका की चाय पीने और शायरी करने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। और एक दिन उसके लिए अर्नव नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ कविता एक खड़ूस किस्म की औरत थी। वो दोनों अद्विका को देखने उसके घर आते हैं। अरे आइए आइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई बेटा? नहीं आंटी, सब ठीक था। और जो वास्तु से कुड़ी नु बुला दो। तभी वहाँ हाथ में चाय नाश्ता लिए अद्विका आती है और कविता के पैर छूती है।
जिसके बाद घर वाले अर्नव और अद्विका को एक दूसरे से अकेले में बात करने के लिए छत पर भेज देते हैं। ये लीजिए चाय। आप चाय नहीं पीती? चाय के नशे का आलम तो कुछ यूं है गालिब कि कोई राय भी पूछे तो उसे चाय पे बुला लेते हैं। अच्छा, तो आप शायरी भी करती हो? अर्नव और अद्विका एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और परिवार वाले मिलकर उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। साथ ही कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चलता है, लेकिन अद्विका की चाय पीने की आदत में कोई सुधार नहीं आता और इसकी इस आदत की वजह से रोजाना घर का सारा दूध खत्म हो जाता, जिससे उसकी सास को बहुत ज्यादा हैरानी होती। और एक दिन वो घर के फ्रिज पर नजर रखने का सोचती है कि आखिर दूध जाता कहाँ है। तभी कविता की नजर अद्विका पर पड़ती है, जो बार बार चाय बनाकर पीती है, जिसे देखकर उसकी सास को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अद्विका बहू, इधर आ। जी माँ जी, क्या हुआ कि बच्ची ये बार बार चाय बनाना की मतलब है? तो क्या हुआ माँ जी, मुझे चाय पीना पसंद है, इसीलिए तो घर का दूध खत्म हुआ है, और आ जाएगा ना। खसमा खाड़िए, तेरी केड़े प्यो दी दुकान है जेड़ा हो राजूगा। देखिए माँ जी, अपने बात करने का लहजा न जरा ठंडा रखिए, क्योंकि गरम तो मुझे सिर्फ चाय पसंद है। इतना कहकर अद्विका वहाँ से चली जाती है और शाम को जब अर्नव ऑफिस से घर आता है तो उसकी माँ उसे सारी बात सुनाती है। ये सब सुनने के बाद अर्नव को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अद्विका के पास जाकर उससे बात करता है और कहता है, अद्विका, ये सब क्या है? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने आज माँ से क्या कहा? क्या कहा बताओ? तुम माँ को उल्टा जवाब दे रही थी। मैंने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। तुम्हारी माँ ना मुझे चाय पीने से रोक रही थी, तो मैंने भी उन्हें बोल दिया कि हर जख्म पर मरहम सी है, चाय तो हमारी हम कदम सी है। क्या कहा तुमने उन्हें? सिंपल, मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं एक बहुत बड़ी चाय लवर हूँ और ये बात मैंने आपको शादी से पहले ही बोल दी थी। अरे तो ये बात प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। तो अब बोल देती हूँ जनाब, क्योंकि एक कप चाय दो दिलों को मिला देती है और एक घूंट भरते ही पूरी थकान मिटा देती है। अपने पति और सास के समझाने पर अद्विका मान जाती है और चाय पीना कम कर देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी चाय पीने की तलब फिर से जाग जाती है और वो चुपके चुपके चाय पीना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अचानक एक दिन अद्विका बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर अर्नव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं कि अद्विका को ज्यादा चाय पीने की वजह से कमजोरी और हाई शुगर हो गई है और डॉक्टर अद्विका की चाय और मीठा बिल्कुल बंद करवा देते हैं। कुछ दिनों बाद अद्विका को अर्नव घर ले आता है और एक दिन जब वो अद्विका को दवाई देता है तब, अद्विका, चलो दवाई ले लो। नहीं अर्नव, मुझे नहीं लेनी। अरे ऐसे नहीं बोलते, अगर तुम्हें ठीक होना है तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। ना दिल का दर्द, ना कोई रोग, चाय पीते हैं जो, वो दवा खाते नहीं रोज। तुम्हें रोग है, वो भी शुगर का। मतलब तुम नहीं मानोगे ना, ये दवाई मुझे खिलाकर ही मानोगे। अगर बात तुम्हें ठीक करने की है तो बिल्कुल भी नहीं। अक्सर तेरे प्यार के नगमे मैं यूं गुनगुनाती हूँ, होठ मुस्कुराते हैं मेरे जब मैं चाय का कप उठाती हूँ। बस अब बहुत हुआ, तुम आराम करो अब। कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है। अद्विका अच्छे से रिकवर करती है, जिसे देखकर कविता को भी बहुत खुशी होती है। लेकिन कुछ ही समय बाद चाय ना पी पाने की वजह से उसे चाय की तलब लग जाती है और काफी तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद अर्नव डॉक्टर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है।
डॉक्टर अद्विका को रोजाना सिर्फ 1 कप चाय पीने के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन सिर्फ शुगर फ्री चाय। ये बात जानने के बाद अर्नव तुरंत घर आता है और अद्विका को एक सरप्राइज देने की सोचता है और रूम को थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देता है। उसके लिए स्पेशल चाय नाश्ते के साथ लेकर आता है। वहीं घर के बाहर बारिश भी हो रही होती है, जिसे देखकर अद्विका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है, वाओ, इसी बात पर एक शेर सुनाती हूँ। ये बारिश की बूंदे और तुम्हारा हाथ, ये बारिश की बूंदे और तुम्हारा हाथ, हाथ में चाय और वो पहली मुलाकात। वाह वाह, क्या बात है। बैठे चाय की प्याली लेकर, सोचा पुराने किस्से करेंगे गरम। चाय तो ठंडी हो गई, मगर जनाब आपकी आंखें हो गई नम। अब हर रोज तुम 1 ही कप चाय पियोगी, और वो भी शुगर फ्री। जी जनाब, हमें सब मंजूर है। इतना सब होने के बाद अद्विका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हद से ज्यादा चाय पीना कितना गलत होता है, और वो अपनी सास के साथ की गई बदतमीजियों के लिए उनसे माफी मांगती है। साथ ही वो जल्दी रिकवर भी हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चाय की शौकीन बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से इतनी ज्यादा चाय पीती हो? तो अब तो उसे समझ आ ही गया होगा कि ज्यादा चाय पीने के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो जल्दी से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।